नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मैथिलीशरण गुप्त का काव्य सौंदर्य। तो इस वीडियो में गुप्त जी ने जो भी रचनाएं लिखी है उनका क्या काव्य सौंदर्य है, भाव पक्ष और शैल्पिक विन्यास दोनों पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि है। उन्होंने भारतीय इतिहास एवं पुराण की मुख्य घटनाओं, पात्रों को लेकर साकेत, भारत भारती, जय भारत, जयद्रथ वध, रंग में भंग, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, गुरुकुल इत्यादि रचनाओं का निर्माण किया। हालांकि इनकी काव्य की मूल चेतना है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना रही है, किंतु समाज सेवा, प्रकृति चित्रण, भाव एवं रस निरूपण, मानवतावाद, धार्मिक चेतना भी विद्यमान मिलती है। गुप्त जी के काव्य सौंदर्य की विशेषता हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। सामाजिक चेतना एवं मानवतावाद। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इसका कारण यह था कि इस युग का काव्य समाज एवं धर्म सुधार आंदोलनों यथा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित रहा है। गुप्त जी पर भी इन समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। गुप्त जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्मों को एक करके सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना की। सामाजिक एकता, नारी महत्ता, क्रम इत्यादि बिंदुओं पर बल दिया तथा दलित, उपेक्षित तथा निम्न वर्ग को समानता दिलाने में गुप्त जी ने प्रयास किया। सामाजिक विषमता को दूर करके मानव मात्र को एकता के सूत्र में पिरोना गुप्त जी का लक्ष्य रहा। गुप्त जी लिखते हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई, नित्य नवीन जनगान उदार, वैष्णव बौद्ध जैन आदिक हम सब पर हिंसा करी प्यार। सबसे गुप्त जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई है तो मनुष्य को आपस में प्यार करना चाहिए, न कि हिंसा और नफरत। और आधुनिक एकल कौटुंबिक प्रणाली का विरोध तथा अयोध्या के संयुक्त परिवार का समर्थन कवि ने जोर देकर किया है। और मानवता की स्थापना करता कवि कहता है, भारत माता के बच्चे विश्व बंधु तुम हो सच्चे, मनुष्य तो सबसे ऊपर है, मान्य वही मंडल के बीच। यानी उन्होंने मनुष्यत्व को महत्व दिया है जो मनुष्य से भी ऊपर है। धार्मिक चेतना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विभिन्न धर्म सुधार आंदोलन साहित्यकारों को भी प्रभावित किया। रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी इत्यादि ने धर्म की संकीर्णताओं, आडंबरों, दिखावे तथा अनेकता का विरोध किया और धार्मिक पवित्रता, एकता और सहिष्णुता की स्थापना पर जोर दिया। गुप्त जी ने वैष्णव होने पर भी एवं राम भक्त होने पर भी अनेक धर्म पुरुषों तथा धर्मों का गहन तथा विशुद्ध अध्ययन किया और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। साकेत, पंचवटी में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण, गुरुकुल में सिख धर्म तथा करबला में मुस्लिम धर्म तथा पैगंबर मोहम्मद साहब का गुणगान किया। मंगल घट में धार्मिक समन्वय का सुंदर प्रयास किया यथा राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों अब छोड़े ये विग्रह की नीति। राष्ट्रीय चेतना। गुप्त जी के काव्य में द्विवेदी युगीन कवियों की भांति राजनीतिक चेतना, मातृभूमि के प्रति त्याग और बलिदान की भावना तथा स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य मिलता है। भारत भारती में भारतवासियों को पराधीनता की बेड़ियां तोड़ने तथा अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का आग्रह मिलता है। गुप्त जी लिखते हैं, शासन किसी प्रजाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो संभव नहीं है, किंतु जो सर्वांश में वह इष्ट हो। अंग्रेजों की शोषण नीति का विरोध और किसानों की दयनीय दशा पर कवि ने किसान की एक रचना में उन्होंने किसान में चिंता व्यक्त किया और विभिन्न सत्याग्रह आंदोलनों का गुप्त जी ने यथार्थ अंकन करते हुए भारत भूमि की स्वतंत्रता का 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विभिन्न धर्म सुधार आंदोलनों साहित्यकारों को भी प्रभावित किया। 20वीं
नाद बजाया। साकेत में श्री राम कहते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूधर को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। प्रजातंत्र प्रणाली में विद्यमान अत्याचार, भ्रष्टाचार, स्वार्थीपन तथा कुनुम्बा परिस्थिति पर कवि ने स्टिक व्यंग्य करके राष्ट्रोद्धार की कामना की। जैनी रचना में कार्ल मार्क्स के दाम्पत्य जीवन की झांकी के साथ मजदूरों की आर्थिक विपन्न अवस्था का चित्रण करके साम्यवाद की स्थापना हेतु कवि ने क्रांति का आह्वान किया है। भारती में अपनी मातृभूमि की प्रसन्नता करते हुए कवि लिखते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रभाव फूल तारे मंडन है, बंदी जन विविध खंग वृंद से सफन सिंहासन है, करते हैं अभिषेक प्योद बलियारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। प्रकृति चित्रण। गोपद जी का अधिकांश काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का रहा है, किंतु कहीं कहीं कवि का मन प्रकृति के रमणीक दृश्यों को देखकर भी आनंदित हो उठा है। वहीं उन्होंने उनके आलम्बनात्मक, उद्दीपन तथा संवेदनात्मक, लोक शिक्षिका इत्यादि के स्वरूप अंकित किए। साकेत के 9वें सर्ग में ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद, शिशिर तथा बसंत ऋतुओं का प्रभावी चित्रण हुआ है। झंकार में गुप्त जी ने प्रकृति का रहस्यमय, मानवीकरण तथा प्रतीकात्मक स्वरूप चित्रित किया है। गुप्त जी लिखते हैं, अच्छी आंख मिचौली खेली, बार बार तुम छिपो और मैं खोजूं तुम अकेली, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है। और साकेत के गीतों में प्रकृति का आलम्बन चित्रण हुआ है। चित्रकूट की राजसभा में प्रकृति का चित्रण यूं हुआ है, तदंतर बेटी सभा उठ के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। मतलब सभा ऐसी बैठी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे नीले वितान में छोटे छोटे ट्यूब चल रहे हैं। इसी प्रकार पंचवटी में गुप्त जी प्रकृति का चित्रण करते हुए लिखते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। नीति और आदर्श। मैथिली शरण गुप्त पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मर्यादित नैतिकतावादी चित्र का पूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने इसी कारण मुक्त काव्य की अपेक्षा खंड काव्य और महाकाव्य अर्थात प्रबंध काव्य को तथा आधुनिक कथानकों के स्थान पर पौराणिक ऐतिहासिक कथानकों का चयन किया और अपने काव्य ग्रंथों में नीति व आदर्श की पूर्ण प्रतिष्ठा की। साकेत, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ पर ऐसी रचनाएं हैं जिसमें योगीन नीति, आदर्शों तथा मूल्यों की स्थापना हुई है। आदर्श पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, माँ, पति, राजा, प्रजा, धर्म, परिवार, समाज और राष्ट्र की परिकल्पना गुप्त जी ने साकेत में साकार की है। चित्रकूट की राजसभा में कई पश्चाताप करते हुए राम से यही विनय करती है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी न हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। राम को यहाँ भैया और तात कहना केके के नैतिक श्रेष्ठता एवं मर्यादा का परिचायक है। इसी तरह भरत की आत्मग्लानि, निर्लोभी वृत्ति में उसका राम के प्रति मर्यादित भातृत्व झलकता है और राम का चरित्र धैर्यशाली, मर्यादावादी, शीलवान, भातृभाव, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में चित्रित हुआ है। सीता आज्ञाकारी पति परायणा पत्नी है। भाषा एवं रस निरूपण। अगर हम गुप्त जी के काव्य के जो शैल्पिक विन्यास है अर्थात जो कला पक्ष है, या कह सकते हैं कि जो अभिव्यक्ति जो इनका कला पक्ष है या शिल्प पक्ष है या अभिव्यक्ति पक्ष है, उसकी बात करें तो भाषा तथा रस निरूपण की दृष्टि से गुप्त जी के काव्य में अनेक भावनात्मक मार्मिक स्थलों की व्यंजना हुई है। श्रृंगार के संयोग तथा वियोग पक्ष साकेत के प्रथम तथा 9वें सर्ग में, उर्मिला लक्ष्मण के मिलन तथा उर्मिला के विरह वर्णन में देखने को मिलते हैं। कुणाल गीत में क्रूण रस, जय भारत में भयानक, जयद्रथ वत में वीर रौद्र तथा साकेत में भक्ति, वात्सल्य तथा शांत रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। भावोद्य, भाव शबलता, भाव शांति, जिज्ञासा, व्याकुलता, करुणा, प्रेम, उत्साह, क्रोध, उल्लांघना आदि भावों का समागम गुप्त जी ने अपने काव्य ग्रंथों में किया है। यशोधरा के हे सखी वे मुझसे कहकर जाते, साकेत के रे मन आज परीक्षा तेरी, दोनों ओर प्रेम बलता है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, ऐसे गीत है जिसमें अनेक भावों की प्रभावी व्यंजना मिलती है। काव्य रूप।
मैथिली शरण गुप्त ने मुख्य प्रबंध काव्यों की रचना की है। 2 महाकाव्यों साकेत, जय भारत और 19 खंड काव्य जैसे जयद्रथ वत्स, रंग में भंग, पंचवटी, नहुष, विष्णुप्रिया इत्यादि की रचना गुप्त जी ने की है। इसके अतिरिक्त गुप्त जी ने नाट्य गीति, अनग, नहुष की रचना भी है और कुछ काव्यानुवाद जैसे पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध भी किए, परंतु उन्हें सर्वाधिक सफलता प्रबंध काव्य लेखन में प्राप्त हुई है। यशोधरायन का चंपू काव्य। चंपू काव्य वो होता है जिसमें गद्य दोनों होते हैं, अर्थात रचना गद्य में भी लिखी जाती है और पद्य में भी लिखी जाती है, उस रचना को चंपू काव्य कहा जाता है। भाषा शैली, गुप्त जी की भाषा व्याकरण सम्मत, संस्कृतनिष्ठ, विशुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। भाषा भावानुकूल तथा कहीं कहीं चित्रात्मक भी है। नाद सौंदर्य के कारण तथा ध्वनिर्थ व्यंजना अलंकार के कारण कहीं कहीं भाषा में संगीत जैसा माधुर्य भी मिलता है। लाक्षणिक तथा प्रतीकात्मक पदावली का प्रयोग कवि ने छायावादी शैली में किया है, तो संस्कृतनिष्ठ कठिन शब्दावली का प्रयोग मानवीकरण, वर्णात्मकता, छायावादी शैली में हुआ है। प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा शैली सरल, सुबोध, व्यवहार के अनुरूप लगती है। मतलब गुप्त जी की जो प्रगतिवादी रचना है उनकी भाषा शैली सरल, सुबोध तथा व्यवहार के अनुरूप है। यशोधरा गद्य पद्य मिश्रित अर्थात चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। अलंकार, गुप्त जी का काव्य वैसे तो अलंकारों से रहित सादगी से भरा सरल सुबोध भाषा शैली में लिखा काव्य है, जिसमें भावों की मार्मिकता विद्यमान है, किंतु अवसर के अनुकूल कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण और ध्वनिर्थ व्यंजना इत्यादि अलंकारों का विधान किया। जैसे उदाहरण है उपमा उत्प्रेक्षा का, सन्नाटा सा छा गया नभ में क्षण भर, हिल सका न मानो सेम काल भी कण भर। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में। छंद विधान, मैथिली शरण गुप्त जी के अधिकांश रचनाओं में मात्रिक और वर्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है। साकेत में वर्णिक तथा मात्रिक छंदों का सुंदर प्रयोग है। रोला, हरि गीतिका और गीतिका छंदों में कवि का मन अधिक रमा है। संस्कृत के वृण व्रतों के अलावा मुक्तक छंद विधान भी गुप्त जी ने कहीं कहीं किया है और इनके अधिकांश काव्यों के पद एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर भी जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काव्यधारा की प्रबंधात्मक काव्यधारा तथा राष्ट्रीय चेतनावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है और इनके काव्य में युगानुकूलता, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक चेतना पाई जाती है। इनका काव्य उपदेशात्मक एवं नीति आदर्शों का रक्षक काव्य है। खड़ी बोली हिंदी का संस्कृत गर्भित शुद्ध स्वरूप प्रथमतः मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में मिलता है। अतः गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि तथा भारत के सच्चे राष्ट्रीय कवि होने के कारण आधुनिक कवियों में श्रेष्ठ स्थान के अधिकारी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।